सो हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम हमारा जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज नाम का जो चैप्टर है हम उसे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अब इसका आज ये लास्ट लेक्चर होगा जहाँ पे मैं लास्ट जो टॉपिक है हमारा गवर्नमेंट कंपनी और इसी के साथ साथ पीपीपी, ये जो पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइज होते हैं हम इन्हें भी यहाँ पे देखने वाले हैं। अब ये जो चैप्टर है ये बहुत पहले ख़त्म हो जाता, इसको मैंने 2 लेक्चर ज़्यादा कर दिया। उसका रीज़न ये था कि मैंने आपको जैसे यहाँ पे बोला हुआ है कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है वो होता तो सरकारी कंपनी ही है, लेकिन अलग अलग अगर व्यू पॉइंट से देखा जाए तो वो अलग अलग चीज़ें उसमें होती हैं। तो उसी के हिसाब से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज वो 3 टाइप का होता है। एक जिसे हम लोग कहते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, एक जिसे हम लोग कहते हैं स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन एंड एक जिसे हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी। अब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एंड स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी ये एक ही टॉपिक के अंदर में है एंड मुझे एक ही वीडियो में इनको पढ़ाना चाहिए था। लेकिन जो मेन बात है वो ये है कि ये जो यहाँ पे जो 3 टॉपिक्स हैं ये आपस में इतने जुड़े हुए हैं कि अगर कोई इन्हें तीनों के तीनों को अगर साथ में पढ़ने की कोशिश करता है तो वो पूरा कंफ्यूज हो जाएगा। इसीलिए मैंने डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग को एक अलग लेक्चर में, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन को एक अलग लेक्चर में एंड गवर्नमेंट कंपनी को मैंने एक अलग लेक्चर में लिया हुआ है। ठीक है, सो दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे एक वीडियो की जगह 3 वीडियो बन गए हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, तो गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है तो उसको मैं पहले आपको बोल देता हूँ कि देखिए कायदे से जो भी ऑर्गेनाइजेशन ना तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है ना ही वो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है, मतलब ना ही उसे सरकार के किसी डिपार्टमेंट के अंदर में बनाया गया हुआ है एंड ना ही उसे कोई स्पेशल कानून पास करके बनाया गया है। इस टाइप का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसे ही हम लोग गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। ठीक है, मतलब सरकारी कंपनी। इसका एग्जांपल है एसबीआई एंड अमूल। लेकिन अगर इसे एक प्रॉपर डेफिनेशन दे दिया जाए तो प्रॉपर डेफिनेशन ये कहता है कि किसी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी का अगर 51% या उससे ज़्यादा का शेयर अगर किसी गवर्नमेंट के पास होता है तो फिर वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि अगर किसी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी में अगर किसी भी सरकार का 51% या फिर उससे ज़्यादा का शेयर है तो वो जो कंपनी है वो एक गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है, मतलब वो कंपनी एक सरकारी कंपनी बन जाती है। क्योंकि हम जानते हैं कि 100% में से अगर 51% सरकार के पास है मतलब बाकी लोगों के पास सिर्फ 49% शेयर्स हैं, तो मेजॉरिटी क्योंकि सरकार के पास है तो वो कंपनी भी सरकारी कंपनी बन जाती है। सो दिस इज़ द रियल डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट कंपनी कि जिस भी कंपनी का मेजॉरिटी शेयर अगर सरकार के पास आ जाता है तो वो शेयर जो है वो जो कंपनी है वो गवर्नमेंट कंपनी कहला दी जाती है। अब इसमें ये बोलना कि वो डिपार्टमेंट में, अब इसमें ये बोल देना कि वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग नहीं है या फिर स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन नहीं है, ये उतना ठीक नहीं होता है। प्रॉपर डेफिनेशन गवर्नमेंट कंपनी का यही है कि 51% या उससे ज़्यादा शेयर्स जिस भी कंपनी के सरकार के पास आ जाते हैं तो वो कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है। ठीक है, तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या कहता है। द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस अ गवर्नमेंट कंपनी एज अ गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट लेस दैन 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट। आपको इतना कुछ यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि जिस भी कंपनी का
51% या फिर उससे ज़्यादा का शेयर, एटलीस्ट 51% या फिर उससे अगर ज़्यादा भी हो तो अच्छा है, इतना शेयर अगर सरकार के पास आ जाता है तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी हो जाती है। अब वो कोई भी सरकार हो सकती है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब यानी कि मोदी जी की सरकार, या तो स्टेट गवर्नमेंट यानी कि ममता बनर्जी की सरकार, या तो ये भी हो सकता है कि उसमें से कुछ पोर्शन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है एंड कुछ पोर्शन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का है, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ पोर्शन एक स्टेट गवर्नमेंट मतलब वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट का कुछ पोर्शन है एंड कुछ पोर्शन बिहार की गवर्नमेंट का है। मतलब ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं जिसके हिसाब से यहाँ पे जो गवर्नमेंट कंपनीज होते हैं उनका ओनरशिप हो सकता है, लेकिन हमें उतना यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस ये याद रखना है कि किसी भी कंपनी का अगर 51% या उससे ज़्यादा का शेयर कैपिटल अगर सरकार के पास आ जाता है, अब वो चाहे कोई भी सरकार हो, सेंट्रल हो या स्टेट हो या फिर सेंट्रल और स्टेट का कॉम्बिनेशन ही क्यों ना हो, तो उसे हम लोग गवर्नमेंट कंपनी कह देंगे। It is established under the Indian Companies Act and is managed by the provisions of the Act। अब क्योंकि ये एक कंपनी है तो इसमें कंपनीज एक्ट का प्रोविजन लागू होगा ही। These companies are established for business purpose and thus can compete with companies in private sector। The government is the majority shareholder in these enterprise and it exercises full control over paid up capital of the company। जो कि मैंने आपको कह दिया कि 50 मेजॉरिटी जो है वो सरकार के पास होना चाहिए। अब मेजॉरिटी का मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि फॉर एग्जांपल 35% जो है वो सरकार के पास में है एंड बाकी का 65% में से जो है वो यहाँ पे दूसरे लोगों के पास है, तो इसको हम लोग मेजॉरिटी नहीं कह सकते। इसे हम लोग ये कह सकते हैं कि कंसिडरेबल अमाउंट का शेयर हमारे पास में 35% है, मतलब वो मेरा मतलब अच्छा खासा पोर्शन उसका मेरे पास में है, लेकिन मिनिमम 51% जो है वो शेयर होल्डिंग यहाँ पे होनी ही चाहिए। तो मेजॉरिटी हमेशा ही गवर्नमेंट के पास रहता है एंड अगर किसी भी कारण से ये हो जाता है कि गवर्नमेंट का 51% से कम हो जाता है, यानी कि अगर 50% भी हो जाता है, तो फिर उस कंपनी को हम लोग गवर्नमेंट कंपनी बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। इट्स शेयर्स आर परचेज इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे भी याद रखिएगा कि इसके जो शेयर्स होते हैं वो मेजॉरिटी जो शेयर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे रहते हैं, मतलब सरकार जो है उसके नाम पे शेयर्स नहीं रहता, मतलब रहता तो गवर्नमेंट के नाम पे ही है, लेकिन मोर स्पेसिफिकली प्रेसिडेंट के नाम पे ये दे दिया जाता है, ठीक है। अब प्रेसिडेंट के नाम पे क्यों, तो प्रेसिडेंट के नाम पे इसलिए क्योंकि प्रेसिडेंट जो है ही इज़ द मेन हेड ऑफ द कंट्री, तो उसी के नाम पे यहाँ पे जो शेयर्स हैं वो ले लिए जाते हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट कंपनीज जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, मतलब उनका कितना पोर्शन है वो मतलब उसके हिसाब से दो तरीके की होती है। तो पहला होता है होली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनीज वेयर एंटायर कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, मतलब 100% अगर पेड अप शेयर कैपिटल मतलब 100% शेयर्स अगर सरकार के पास है तो फिर वो तो होगा ही, क्योंकि 51% से ज़्यादा है, तो उस टाइप की कंपनी को हम लोग कहते हैं होली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी, मतलब जो भी द होल कैपिटल इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। एक होता है partly owned government companies where government and public are joint owners but major part of the capital is provided by the government। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर 70% जो है वो सरकार के पास में है, तो मेजॉरिटी यहाँ पे सरकार के पास में है, बट अभी भी बाकी का पोर्शन बाकी लोगों के पास में है। सो दैट इज़ द रीज़न इसे हम लोग पार्टली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जांपल क्या क्या है, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये एक गवर्नमेंट कंपनी है, फिर हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ये एक गवर्नमेंट कंपनी है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ये सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो वो आपका BSNL है। BSNL इज़ अ गवर्नमेंट कंपनी क्योंकि उसके जो 51% या उससे ज़्यादा के जो शेयर्स हैं वो सरकार के पास में है, ठीक है। So any company in which 51% or more than that shares is held by any government, then that company is known as a government company, ठीक है।
अब गवर्नमेंट कंपनी के फीचर्स क्या क्या होते हैं, तो देखिए पहली बात तो ये होगा ही कि इसका जो फॉर्मेशन होता है वो ना ही किसी डिपार्टमेंट के हिसाब से होता है, क्योंकि ये कोई डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है नहीं, एंड ना ही ये कोई स्टैट्यूट के हिसाब से बनाया जाता है। ये एक नॉर्मल जॉइंट स्टॉक कंपनी है, एंड जैसे किसी नॉर्मल जॉइंट स्टॉक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से होता है, तो ठीक इसी तरीके से इनका भी जो कॉरपोरेशन है वो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से ही होता है। ना कोई डिपार्टमेंट ना ही कोई स्टैट्यूट इन पे लागू होता है, ठीक है। फिर ओनरशिप, अब इसका जो है कम से कम 51% या फिर उससे जो ज़्यादा के शेयर्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रह सकते हैं, या तो स्टेट गवर्नमेंट के पास रह सकते हैं, या फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी यहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जो ओनरशिप है वो दो टाइप का हो सकता है। एक, या तो वो 100% मतलब 100% शेयर जो है वो सरकार के पास में है, या तो 51% से ले करके 99% तक का शेयर्स उन लोगों के पास में है। तो अगर ये होगा तो उसे हम लोग कहेंगे होलली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी, एंड अगर ये होगा तो इसे हम लोग कहेंगे पार्टली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। फिर अगर मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो क्योंकि ये एक कंपनी है तो इसका जो मैनेजमेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होता है, जो कि हम जानते हैं कि किसी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी को जो मेन चलाने का काम होता है वो उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होते हैं। एंड ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहाँ से आते हैं, तो ये जो उसके जो भी शेयर होल्डर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे जो शेयर होल्डर है वो गवर्नमेंट ही है, तो गवर्नमेंट ही यहाँ पे उन लोगों का नाम दे देती है कि ये जो आदमी है ये अब से इस कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहने वाला है। फिर सेपरेट लीगल एंटिटी, भाई क्योंकि ये एक कंपनी है तो इसका अपना एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसका ये अपने हिसाब से मतलब इट इज़ टोटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है। इट कैन स्यू एंड कैन बी स्यूड, इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पार्टीज, इट कैन होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। मतलब जो भी सेपरेट लीगल एंटिटी का फीचर्स किसी नॉर्मल जॉइंट स्टॉक कंपनी को दिया जाता है, सेम वही फीचर्स यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी के पास भी होते हैं। फिर अगर बात करें अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, so its employees are appointed according to its own rules and regulations as contained in its memorandum and articles of association which contain objective and internal rules and regulations of company respectively। मतलब हमने यहाँ पे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर में ये पढ़ा था कि डिपार्टमेंट में यहाँ पे यूपीएससी एंड एसएससी नाम के दो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ये देखते हैं कि इनमें कहाँ से इनमें मतलब जो अपॉइंटमेंट होगा, जो रिक्रूटमेंट होगा वो कैसे होगा। फिर हमने स्टैट्यूट में देखा था कि जिस कानून के हिसाब से उस कंपनी को बनाया जा रहा है उस हिसाब से उस कंपनी में अपॉइंटमेंट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट कंपनी है उसका अपना एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होगा, एंड इसी मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से ही यहाँ पे लोगों को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। फिर अगर ऑडिट की बात करें तो ये पॉइंट हर किसी में कॉमन है कि जो सीएजी है, मतलब यहाँ इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसी के हिसाब से यहाँ पे ऑडिट होता है। सीएजी यहाँ पे ऑडिटिंग का काम करता है, ठीक है। फिर अगर फाइनेंसिंग की बात करें तो यहाँ पे जो फाइनेंसिंग है वो गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग, मतलब सरकार के यहाँ पे शेयर्स रहते हैं, मतलब सरकार इसके शेयर्स खरीदती है, वहाँ से पैसा आता है, एंड कुछ प्राइवेट शेयर होल्डर्स भी यहाँ पे रहते हैं। मतलब दो तरीक़ों से यहाँ पे पैसा आ सकता है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट यहाँ पे पैसा दे रही है, या फिर जो प्राइवेट शेयर होल्डर्स हैं वो भी यहाँ पे पैसा दे रहे हैं। फिर एनुअल रिपोर्ट्स, अब इसके जो भी रिपोर्ट्स होते हैं, मतलब क्या काम हुआ, क्या यहाँ पे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो सारा काम पार्लियामेंट को दिखाना होता है, ठीक है। फिर रिलैक्सेशन फ्रॉम द रूल्स एंड कंपनीज दैट कैन बी गिवन टू देम प्रोवाइडेड इट इज ऑथराइज्ड बाय द पार्लियामेंट। मतलब ऐसे कंपनीज को नॉर्मल जॉइंट स्टॉक कंपनीज के हिसाब से थोड़ी सी छूट मिली रहती है कि इन चीज़ों में आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन, थोड़ा सा आराम दे दिया जाता है।
एंड अगर बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो इनका भी जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जिसके बारे में हमने पूरा डिटेल्स में जाना था कि ये क्या होता है, बेसिकली कंपनीज को रजिस्टर करवाने का जो अथॉरिटी होता है उसी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कहते हैं। तो यहाँ पे भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज रहता है एंड इन्हीं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास ये जो गवर्नमेंट कंपनी है वो रजिस्टर रहता है। ठीक है, फिर अगर बात करें इसके मेरिट्स के बारे में, तो पहला है इजी फॉर्मेशन। द गवर्नमेंट कंपनीज कैन बी एस्टैब्लिश्ड बाय फॉलोइंग द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। नो सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड। अब इसको बनाना आसान है, जैसे कोई नॉर्मल जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाया जाता है उसी तरीके से यहाँ पे इसको बनाया जा सकता है। कोई स्पेशल स्टैट्यूट पास करने की जरूरत यहाँ मतलब जैसे हमने देखा था कि स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के केस में हमें कोई कानून बनाना होगा तब जाके वो कंपनी बनाया जाएगा, तो यहाँ पे कानून बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आप कोई नॉर्मल कंपनी को बनाएंगे ठीक उसी तरीके से आप इसको भी बना सकते हैं। फिर इसका एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब जो भी इस कंपनी के शेयर होल्डर्स होंगे उनको बिल्कुल भी ये टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं कि अगर कंपनी का यहाँ पे कुछ हो जाता है, मतलब कंपनी को अगर नुकसान होता है तो वो हमारे ऊपर में आएगा नहीं। मतलब यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी का नुकसान मतलब कंपनी का नुकसान। सो दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो सिक्योर रहते हैं। फिर ऑटोनॉमी इन ऑपरेशंस, इन कंपनीज के पास अपना खुद का पूरे तरीके से आज़ादी रहता है कि इन कंपनीज को कैसे काम करना है कैसे नहीं करना है, उसके ऊपर में ये लोग अपने हिसाब से जो भी अपना डिसीज़न है वो ले सकते हैं। हालांकि यहाँ पे भी थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन रहता है, बट उन रेस्ट्रिक्शंस को छोड़ करके बाकी पूरी तरीके से ऑटोनॉमी रहती है। फिर है कंट्रोल अनहेल्दी कंपटीशन। नाउ दीज कंपनीज कैन कंट्रोल अनहेल्दी कंपटीशन बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइसेस टू कंज्यूमर्स। अब देखिए ये जो कंपनीज होते हैं ये तभी बनाए जाते हैं जब मार्केट में कंपटीशन ख़त्म हो जाता है। मेरा मतलब क्या है कि जैसे अगर मैं बात करूं तो आपने सुना होगा कि हमारे देश में अभी तक मतलब जो टेलीकॉम कंपनीज थे वो थे जियो था, ठीक है, एंड वो था एयरटेल, जियो, एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया, जिसे वी भी कहा जाता है। अब जो वोडाफोन आइडिया था वो ये कंपनी मार्केट से बाहर जाने वाला था, तो जियो और एयरटेल सिर्फ बाकी रह जाते। तो जब ऐसा होता है कि किसी भी फील्ड में दो या उससे भी कम, मतलब बहुत एक गिने चुने अगर लोग उस फील्ड में रह जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं, आपस में कार्टेल बना लेते हैं एंड उस कार्टेल के हिसाब से ये लोग क्या करते हैं कि जैसा दाम है वो लोग वैसा दाम लगा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अब भी नहीं है तो ये दोनों मिल करके हो सकता है कि 200 रुपये महीने का जो रिचार्ज पैक था उसे 250 रुपये महीने का कर दें। तो जब ऐसा केस होता है कि यहाँ पे जो कंपटीशन है उसको मार दिया जाता है, सो उस केस में क्या होता है कि गवर्नमेंट अपना एक कंपनी लॉन्च करती है एंड वो कंपनी क्या करती है कि जो काम बाकी के लोग दे रहे हैं वही काम ये भी देती है। जैसे BSNL, अब BSNL जो है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि अगर जियो एंड एयरटेल यहाँ पे अपनी मनमानी करने की कोशिश करते हैं तो उस मनमानी के अगेंस्ट में BSNL अपना सस्ता पैक ला सकती है जिससे लोगों को उतनी खास मुश्किल होगी नहीं। तो BSNL जो है BSNL क्योंकि एक सरकारी कंपनी है तो यहाँ पे ये अनहेल्दी कंपटीशन, मतलब जहाँ पे मार्केट में मोनोपोली या फिर कुछ बैड प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, कुछ ख़राब चीज़ें मार्केट में हो रही है जिससे कंज्यूमर्स का नुकसान हो रहा है, तो उस नुकसान से कंज्यूमर्स को बचाने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनीज को बनाया जाता है ताकि लोगों को बेसी परेशानी ना हो। ठीक है, फिर इजी फाइनेंसिंग, देयर फाइनेंशियल नीड्स आर मेट बाय द गवर्नमेंट एंड दिस कैन ऑल्सो गो टू द कैपिटल मार्केट्स एज एंड व्हेन दे लाइक। अब इसमें देखिए इसमें पैसे का इसमें पैसे की कमी आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसका जो मैक्सिमम, जो पहली बात तो इसमें बाकी जो
पैसा है वो सरकार दे ही देती है। एंड अगर सरकार पैसा नहीं भी देती है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने शेयर्स को मार्केट में बेच करके वहाँ से पैसा ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग तरीके हैं फाइनेंसिंग के। पहली बात तो जो गवर्नमेंट है वो तो आपको पैसा दे ही देगी, लेकिन अगर गवर्नमेंट पैसा देने से मना कर देती है तो आप उस केस में जा करके नॉर्मल शेयर मार्केट में अपने शेयर जो है वो बेच सकते हैं। अब अगर बात करें यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी आ जाता है। सिंस प्राइवेट सेक्टर कैन हैव अ शेयर इन सच कंपनीज, प्रोफेशनल मैनेजर्स फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर कैन बी इंक्लूडेड इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दे कैन इंप्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी। अब हमने देखा था कि कोई भी कंपनी अगर सरकार के पास पूरे तरीके से रह जाती है तो उस कंपनी में खराब चीज़ें होने लग जाती है, करप्शन, फिर डिले इन वर्किंग, काम चोरी, ये सब चीज़ें उसमें होने लग जाती है। तो क्योंकि यहाँ पे रूल है कि 51% शेयर सरकार के पास होने ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक बात तो है कि 49% अगर हम चाहें तो किसी दूसरे को भी दे सकते हैं। तो इस 49% में से मान के चलिए अगर 49% दे सकते थे, हमने यहाँ पे अगर 20% भी अगर प्राइवेट लोगों को अगर हमने 20% अगर प्राइवेट लोगों को दे दिया तो अगर कुल मिला के यहाँ पे बात किया जाए तो कितना 20% है ना, यहाँ पे अभी भी 80% जो है वो सरकार के पास ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है कि अगर आप पूरा मतलब अगर आपका जो कंपनी है वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है तो आप कुछ शेयर्स प्राइवेट लोगों को दे सकते हैं, एंड वो प्राइवेट लोग आ करके आपके कंपनी में जो भी काम चोरी भ्रष्टाचारी है उसे वो लोग ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके डीमेरिट्स क्या क्या हैं? तो देखिए, सबसे पहली बात है तो ये एक गवर्नमेंट कंपनी ही, तो यहाँ पे जो इंटरफेरेंस होता है पार्लियामेंट के तरफ से वो होता ही है। द डायरेक्टर्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, दे वर्क अंडर द पॉलिटिकल प्रेशर ऑफ द पार्टी इन पावर। द डायरेक्टर्स हु आर चोजन फ्रॉम वेरियस मिनिस्ट्रीज इंटरफेयर इन द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। अब है तो ये बेसिकली सरकारी ही, एंड इसी वजह से जो पार्लियामेंट है मतलब जो नेता है, द पॉलिटिशियंस कैन हैव अ कंट्रोल ओवर दिस। फिर अगर बात करें लैक ऑफ कंटिन्यूटी इन policies, the chairman and senior officers of government companies are frequently changed. The new persons try to run company according to their own will. Political parties in power keep on changing, resulting in lack of continuity as the officers are changed with these changes. अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान के चलिए जो वहाँ पे मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में किसी डायरेक्टर को रखा हुआ है एंड वो अगर मेरे हिसाब से काम नहीं कर रहा है या फिर अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसे चेंज कर दिया जाता है। अब अगर ऐसे ही डायरेक्टर चेंज होते रहेंगे तो कंपनी में काम कैसे होगा? एक डायरेक्टर आता है, वो जब पूरा यूज टू हो जाता है तो उसी टाइम पे उसे चेंज कर दिया जाता है। तो इसकी वजह से ये जो कंपनीज होते हैं इसमें कंटिन्यूटी या फिर अगर ये कहा जाए तो ठीक तरीके से काम हो नहीं पाता है। ठीक है, फिर लैक ऑफ प्रोफेशनल एंड मैनेजरियल एफिशिएंसी। प्रोफेशनल मैनेजर्स आर रिक्वायर्ड टू रन अ कंपनी। सच proficiency and initiative are not found in bureaucratic directors of a government company. It works almost like a government department with the help of officers from the Indian Administrative Service. अब देखिए भाई, सरकार है, ठीक है, वहाँ पे 420 होता है, तो ये सब कंपनीज में ऐसे लोगों को भी नौकरी मिल जाती है जिनके पास टैलेंट नाम का तो कुछ नहीं होता है, स्किल्स नाम का कुछ नहीं होता है, कोई काम करने का कोई तरीका है नहीं, लेकिन पॉलिटिकल पावर के हिसाब से अपने चाचा विधायक हैं उस टाइप के हिसाब से इन सब कंपनीज में नौकरी मिल जाती है। तो नौकरी तो मिल गई लेकिन काम तो करना आता ही नहीं है। तो ऐसे कंपनीज में जिस टाइप का प्रोफेशनलिज्म या फिर जिस टाइप का मैनेजरियल एबिलिटी मैनेजर्स की ज़रूरत होती है उस टाइप का हमें मिल नहीं पाता है। तो दैट इज़ द रीज़न, प्रोफेशनल एंड मैनेजरियल एफिशिएंसी ना होने की वजह से ये कंपनीज बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। फिर नो से ऑफ माइनॉरिटी प्राइवेट शेयर होल्डर्स। द प्राइवेट शेयर होल्डर्स आर इन माइनॉरिटी, दे हैव नो से इन फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। अब हमने यहाँ पे बोल तो दिया कि भाई हम प्राइवेट लोगों को भी यहाँ पे
काम पे देंगे। लेकिन अब यहाँ पे आप तो सोच ही लीजिए कि सरकार कभी भी 51% से कम शेयर्स, मतलब 51% से 1% शेयर भी वो कम अपने पास रखेगी नहीं, मतलब हमेशा 51% शेयर्स गवर्नमेंट के पास रहेगा ही। तो अगर प्राइवेट एंटरप्राइज के पास 49% शेयर्स भी आ जाते हैं, बाकी के सारे शेयर्स भी अगर उनके पास आ जाते हैं, तो भी वो माइनॉरिटी ही रहेंगे। एंड जब कोई माइनॉरिटी में आ जाता है तो उसका जो बात है वो सुना जाता नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी शेयर्स तो अब अभी भी सरकार के पास में है। तो अगर कंपनी में कुछ भी होता है तो सरकार उसे अपने फेवर में कर लेगी। तो प्राइवेट शेयर होल्डर्स यहाँ पे सिर्फ कठपुतली बन करके रह जाते हैं, उनका कुछ खास पावर यहाँ पे रहता नहीं है। ओके, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, अब हाल ही में ये देखा गया है कि कुछ कामों को करने के लिए सरकार क्या करती है कि अपने लोग तो उसमें लगाती ही है, मतलब उसमें गवर्नमेंट तो रहेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ कुछ प्राइवेट लोगों को भी थोड़े दिनों के लिए वो काम करने के लिए हम लोग ले आते हैं। टू डू द वर्क फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, थोड़े समय के लिए वो काम को करने के लिए हम लोग कुछ प्राइवेट लोगों को यहाँ पे अपने साथ में ले आते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ प्राइवेट लोगों के साथ एक पार्टनरशिप करती है, एंड इससे ही हम लोग कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मतलब जब सरकार कुछ प्राइवेट लोगों के साथ, कुछ प्राइवेट बिजनेसमैन के साथ एक पार्टनरशिप करती है किसी काम को करने के लिए, तो उसे हम लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं। जो कि आप बहुत देखते होंगे कि अगर कोई बहुत बड़ा काम है, मान के चलिए कोई हाईवे बनाना है, तो अब हाईवे बनाने के लिए सरकार के पास उतना टाइम रहता नहीं है। एंड पहली बात, सरकार में जो है काम चोरी, करप्शन, ब्लैक मार्केटिंग, ये सब बहुत कुछ होता है। तो सरकार क्या करती है कि कुछ प्राइवेट लोगों के साथ टाई अप कर लेती है, एंड ये बोलती है कि जब तक ये रोड ना बन जाए तब तक हम दोनों पार्टनरशिप में रहेंगे, एंड एक टाइम जब ये रोड रेडी हो जाएगा तो हम लोग का पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो पार्टनरशिप यहाँ पे बनाया गया है किसी काम को करने के लिए बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट पीपल, तो इसे हम लोग कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। So public-private partnership is a contracted agreement between the government and a private sector partner. The government retains ownership of the facility while the private partner does almost everything else including building, fixing, maintaining और managing. मतलब यहाँ पे मेन कंट्रोल तो अभी भी गवर्नमेंट के पास ही रहता है, लेकिन प्राइवेट जो है उसका भी कंट्रोल रहता है, बट मेन काम जो है वो प्राइवेट ही करती है। मतलब गवर्नमेंट यहाँ पे सिर्फ मालिक रहती है, एंड जो काम होता है वो प्राइवेट लोगों को दे दिया जाता है। The rights over this facility or system mostly remain with the government, but the private entity has some negotiating room when it comes to project completion. Both share in the profit generated from the completed project and PPP contracts can last for decades. तो बेसिकली यहाँ पे आपको बस इतना याद रखना है कि कोई काम करने के लिए क्या होता है कि गवर्नमेंट कुछ प्राइवेट एंटरप्राइजेस या फिर कुछ प्राइवेट प्लेयर्स के साथ, कुछ प्राइवेट बिजनेसमैन के साथ एक पार्टनरशिप करती है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाती है कि हम दोनों में एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि ये काम जब तक ना हो जाए तब तक हम लोग पार्टनरशिप में रहेंगे, एंड एक बार जब ये काम हो जाएगा तो उसके बाद हम दोनों का पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो बनाया गया इसे ही कहा जाता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम पोर्शन जो है वो सरकार के पास ही रहता है, मतलब जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे मैक्सिमम कंट्रोल अपने पास में रखती है, जबकि वो जो प्राइवेट एंटरप्राइज है, वो जो मेन काम है, जो ग्राउंड ज़ीरो का काम है, वो प्राइवेट एंटरप्राइज यहाँ पे करती है। एंड इस जो भी वो लोग काम कर रहे हैं उससे जो भी प्रॉफिट होता है वो यहाँ पे बांट लिया जाता है। मतलब बेसिकली ये पार्टनरशिप ही है, बस यहाँ पे जो पार्टीज़ हैं उसमें एक सरकार रहती है एंड एक प्राइवेट कंपनीज रहती है। ठीक है, जैसे अभी वेस्ट बंगाल में
यहाँ की वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ अडानी ग्रुप का कुछ टाई अप हुआ है। तो ये जो होता है इसे ही हम लोग कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, अब इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए जो पहला फीचर है वो ये है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनाया जाता है। PPP इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पब्लिक सेक्टर अथॉरिटी एंड प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इन विच प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स इट्स सर्विसेज एंड बेयर्स द फाइनेंशियल, टेक्निकल एंड ऑपरेशनल रिस्क फॉर इम्प्लीमेंटिंग अ प्रोजेक्ट मेंट फॉर पब्लिक बेनिफिट्स। मतलब कोई ऐसा काम करने के लिए जो कि बहुत बड़ा है, जैसे कोई ब्रिज बनाने के लिए या फिर कोई हाईवे बनाने के लिए। अभी अभी जो हावड़ा में अंडरग्राउंड मेट्रो चालू हुआ है, तो वो सब काम करने के लिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। एंड पहला इसका फीचर ही यही है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज़ द मेन फीचर। एक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा ही रहेगा। जैसे कोई भी पार्टनरशिप के लिए कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमिलरली यहाँ पे भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप पर्टेनिंग टू हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स एंड प्रोजेक्ट्स फॉर पब्लिक वेलफेयर, PPP इज सुटेबल फॉर हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। PPP इज यूज इन पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट। मतलब जो चीज़ें नॉर्मल पब्लिक के सुविधा के लिए, जैसे मेट्रो बनाना, रेल लाइन बिछाना, हाईवे बनाना, ब्रिज बनाना, तो ये सब कामों के लिए PPP मेनली बनाया जाता है। ठीक है, फिर चॉइस ऑफ पार्टनर बाय द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे किसको पार्टनर बनाना है ये टोटली गवर्नमेंट के ऊपर में रहता है। गवर्नमेंट हैज़ द सोल राइट टू चूज द पार्टनर to whom the contract may be given. For choosing the partner, the government may adopt any one of the following methods: competitive bidding or competitive negotiation with suitable organization and select the most suitable। मतलब सरकार अलग अलग मेथड्स के थ्रू उसके पास ये पूरा राइट रहता है कि जिसको कॉन्ट्रैक्ट देने का उसका मन है वो उसे दे सकती है। एंड यही यहाँ पे एक रीज़न है जिसकी वजह से अभी का जो मोदी गवर्नमेंट है उसे बहुत टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि सरकार के पास ये चॉइस रहता है कि वो किसको कॉन्ट्रैक्ट देना चाहती है वो उसे कॉन्ट्रैक्ट दे सकती है। तो इसी वजह से मोदी गवर्नमेंट के ऊपर में ये आरोप लगाया जाता है कि वो लोग जानबूझ के हर टाइम अडानी को ही यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। ठीक है, खैर वो तो हमारे मुद्दे की बात नहीं है। मैंने यहाँ पे बस बोल दिया कि जो फ्रीडम है वो हमेशा सरकार के पास ही रहता है। ठीक है, फिर अगर बात करें पेमेंट मैकेनिज्म की, तो गवर्नमेंट में पे टू द प्राइवेट partner, that is an alternative way contractual payment for implementing the project gains in adds to cover a part of the project cost or giving right to the partner to levy a charge on the users of the facility, for example toll tax on bridges constructed under PPP। अब यहाँ पे जो सरकार है वो प्राइवेट प्लेयर को पैसा देती है। अब वो दो तरीके से पैसा दे सकती है। सबसे पहली बात कि जब उनके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तो उसी टाइम पे उनको बोल दिया जाता है कि हम तुम्हें इतना पैसा देंगे। जैसे कोई ब्रिज अगर बन रहा था तो वहाँ पे पहले ही बोला जा सकता है कि मैं तुम्हें इस काम को करने के लिए 500 करोड़ रुपए जो है वो देने वाली हूँ। मतलब गवर्नमेंट यहाँ पे बोल सकती है कि इस काम को करने के लिए आई विल बी गिविंग यू 500 करोड़। ये एक तरीका है। एंड दूसरा तरीका ये होता है कि जब ये प्रोजेक्ट बन के रेडी हो जाएगा तो इस प्रोजेक्ट से जो भी प्रॉफिट निकलता है, इसका मतलब आप देखते होंगे कि हाईवे पे आपसे टोल टैक्स लिया जाता है या फिर जो ब्रिज बनता है तो उससे भी टोल टैक्स ले लिया जाता है। फिर बहुत टाइम क्या होता है कि जब ब्रिजेस बन जाते हैं तो आजकल तो ये फैसिलिटी हो गया है कि आप चाहें तो किसी ब्रिज के ऊपर में भी आप अपना एडवर्टाइजमेंट लगवा सकते हैं। मतलब ये कि एक ब्रिज के बन जाने के बाद जो भी प्रॉफिट उस ब्रिज से निकलेगा उसका एक शेयर उस प्राइवेट को दे दिया जा सकता है। मतलब यहाँ पे दो तरीके होते हैं कि या तो यहाँ पे एक ही बार में आपको जो पैसा ऑफर किया जा रहा है आप वो पैसा ले लीजिए, या फिर बाद में चल के जो भी उसमें से निकलेगा उसका एक शेयर हम आपको यहाँ पे देने वाले हैं। ठीक है, एंड अगर बात करें शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू की,
So the revenue of PPP is shared between government and private partner in an agreed ratio. The main problem with PPP project is that private investors get a rate of return that is higher than the government bond rate, even though most of the risk is borne by the public sector. ये भी बेसिकली इसी के जैसा ही है कि पेमेंट मैकेनिज्म मतलब आपने जो काम किया उसका पैसा, ये होता है पेमेंट मैकेनिज्म मतलब आपको सैलरी दे दी जा रही है। एंड रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू शेयरिंग का, कि आपको जो पैसा आपका बनता था वो तो आपको मिल गया है, लेकिन उसके बाद भी कुछ एक्स्ट्रा पैसा जब आपको दिया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू। तो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू भी होता है एंड वो भी एक अग्रीड रेशियो में हो सकता है। मतलब अगर यहाँ पे अडानी ग्रुप ने एक ब्रिज बना करके दे दिया वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को, एंड वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने बोला ये लीजिए 500 करोड़ एंड बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ काम करने के लिए, तो अडानी ग्रुप वो 500 करोड़ ले सकती है। इसके बाद भी एक यहाँ पे हो सकता है कि जो भी उस ब्रिज में से बाद में चल के पैसा आ रहा है उस पैसे का भी थोड़ा बहुत शेयर वो उसे दे सकती है। तो दो तरीकों से बेसिकली यहाँ पे जो रेवेन्यू है वो शेयर हो सकता है। ठीक है, सो बेसिकली हमें इतना ही याद रखना है कि जब गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटरप्राइज आपस में एक पार्टनरशिप बनाते हैं एंड उस पार्टनरशिप के हिसाब से एक किसी भी काम को करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बना करके उस काम को करते हैं तो उसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहा जाता है। बेसिकली यहाँ पे इसका मतलब है कि प्राइवेट एंड पब्लिक मतलब सरकार एंड प्राइवेट लोग ने मिलके एक पार्टनरशिप की हुई है। ओके, सो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर था पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ये यहाँ पे एंड होता है। ये चैप्टर बहुत छोटा सा ही चैप्टर था बट यहाँ पे कुछ रीजंस की वजह से मैंने यहाँ पे कुछ लेक्चर्स मैंने ज़्यादा कर दिए हैं, लेकिन अगर आप सबको साथ में हिला करके देखते हैं तो जैसे आपका नॉर्मल कोई चैप्टर होता है तो उतना ही इसका भी ड्यूरेशन है। ठीक है, सो यहीं पे इस चैप्टर को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय बाय, जय हिंद।